तो जय हिंद दोस्तों, एकदम स्वस्थ और मस्त हो। ठीक है, आज हम लोग भारतीय संविधान में एक भाग है जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। संविधान में एक भाग है उसका नाम है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को हम पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का भाग 4 का है, जिसको 51 का में रखा गया है। तो सबसे पहले हम जाने कि भाग 4 का नाम क्या है? मौलिक कर्तव्य। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 51 का में रखा गया है, यानी का शब्द आ गया है, इसे निश्चित कभी ना कभी बाद में जोड़ा गया होगा। तो सबसे पहले भाग 4 का नाम है हमारा मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। बाद में जब हमें आवश्यकता पड़ी तब इसको हमने अपने आवश्यकता अनुसार क्या किया? जोड़ा। और ये जो मौलिक कर्तव्य है, सबसे पहले हम जाने ये लिया कहाँ से गया है। तो ये लिया कहाँ से गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, उसका नाम है 4 का। और किस अनुच्छेद में है? 51 का। लिया कहाँ से गया है? रूस से। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको लाया किसने और ये कब लाया गया। तो आपको हम बता दें, ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्या आवश्यकता पड़ गई जोड़ने की, क्योंकि हमारे संविधानकर्ताओं को पहले ही ये लग रहा था कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग और सबसे यूनिक हो। तो एक कांग्रेस की समिति थी और कांग्रेस समिति के एक चाहने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि 1976 में ये हमारा भाग आया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां हमारा संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1976 में। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन आया तो इसे हमें संविधान में रखा और लाने का कार्य किया था सरदार स्वर्ण सिंह ने। कौन व्यक्ति इसको लेके आता है? सरदार स्वर्ण सिंह। तो आपके एक सरदार थे, सरदार वैसे भी एकदम मस्त होते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह की एक समिति आई और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो पहला कार्यकाल था बहुत अच्छा नहीं था। इनको राजनीति के क्षेत्र में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, न इनके कोई बहुत विशेष उपलब्धि थी। लेकिन इन्होंने पहले कार्यकाल में तो उतना अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई इनका कार्यकाल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। आगे हम बात करें तो कांग्रेस के ही शासनकाल में सरदार स्वर्ण सिंह ने इनकी समिति के द्वारा मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में लाके रख देते हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? मौलिक कर्तव्य को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब यह है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ, भाई हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक भाग बना है, वो हमारा मौलिक अधिकार। क्या बना है? मौलिक। जैसे मौलिक अधिकार तो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य का मतलब है चाहो तो मानो, चाहो तो ना मानो। अगर आपकी इच्छा हो रही है तो मम्मी की बातों को मानो, अगर इच्छा नहीं है तो मम्मी की बातों को ना मानो। मम्मी तुमको कह दें कि बेटा आज तुम एक ही लड्डू खाओ, तुम्हारी इच्छा हो तो मान लो और तुम्हारी इच्छा हो तो ना मानो। तुम बिरजिया जाओ, काम एक लड्डू नहीं, कितने खाएंगे? 4। तो वहाँ मौलिक कर्तव्य आपका बनेगा, आपके मौलिक कर्तव्यों का क्या हो जाएगा? हनन। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार हमें जब इसे जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसे जोड़ा, तो उस समय हमारे संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य थे 10। कितने थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। वर्तमान में कितने हैं? 11। और इसे 86वां संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और नया जोड़ दिया गया, उसका नाम रखा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य था कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को वो कहाँ भेजे? विद्यालय। और वो बच्चे जाएंगे 6 से 14 वर्ष वाले। कितने वर्ष वाले? 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रत्येक मम्मी पापा का यह दायित्व है कि वो कहाँ पे भेजे? विद्यालय में भेजे, ताकि वो विकास करेंगे, पढ़ेंगे, तभी विकास किसका होगा?
देश का होगा, तभी तो जाके बच्चा मौलिक कर्तव्यों को समझेगा। क्लियर हुई इतनी बात? भाई जो 10 मौलिक कर्तव्य हमारे बने ना, इनको समझने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? शिक्षा की, क्योंकि जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, और जहाँ पे कुछ भी नहीं हो अगर वहाँ शिक्षा हो तो शिक्षा में इतनी पावर होती है कि सबको क्या करेगी? फलेगा और वो फूलेगा भी। क्लियर हुई? आगे हम चलते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने सिफारिश की सरकार से, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में लाके रख दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन मौलिक कर्तव्यों का बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उन सब विरोधों के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने किसी की ना सुनी और इसे संविधान में क्या कर दिया? संशोधित करके लाके रख दिया। जैसे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, जिसको हम चाहें तो माने और जिसको चाहें तो ना माने, ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? अगर हम बात मान लेंगे तो मौलिक कर्तव्य होगा, अगर हम नहीं मानेंगे तो मौलिक कर्तव्यों का हनन होगा। क्लियर इतनी बात? उसी तरह देश में क्या होता है, हमारे संविधान में एक भाग है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या नाम है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हमने कहा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा है? 36 से लेके 51 तक। 36 से लेके 51 तक। 36 से लेके 51 तक जो हमारा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ भी क्या है? 36 से लेके 51 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, इसमें कहा गया है राज्य चाहे तो इसके अनुसार काम करे और चाहे तो राज्य ना चाहे तो इसके अनुसार काम ना करे। उसी प्रकार से जैसे हम मौलिक कर्तव्य चाहे तो माने और चाहे तो ना माने, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ये बात है कि अगर हम चाहें तो 36 से लेकर के 51 तक में बातों को राज्य सरकार माने और चाहे तो न माने। लेकिन हर एक राज्य का यह दायित्व बनता है कि अपनी राज्य की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने के लिए वो क्या करे? इनके जो अनुच्छेद हमको दिए गए हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किया गया है, इनकी वो पालना करें। तो दोनों का संबंध एक दूसरे से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध और किसका? मौलिक कर्तव्यों का। क्लियर हुई इतनी बात? तो भाग 4 का क्या नाम है? मौलिक कर्तव्य। कब आया ये? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आया। ये क्या मूल संविधान में था? नहीं था। इसे किसने जोड़ा? सरदार पूर्ण सिंह की समिति ने। सरदार पूर्ण सिंह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, उनका हमारा बड़ा गहरा संबंध है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति से ऐसा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उनकी भी हम चर्चा थोड़ा से करेंगे, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को जब तक हम नहीं समझते हैं ना, हम देश के अच्छे नागरिक नहीं हैं। क्लियर? अगर आप देश के अच्छे नागरिक हैं और अपने देश की गौरवशाली परंपरा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका यह दायित्व बनता है कि अपने 11 मौलिक कर्तव्यों की पालना करें। उसमें क्या है? जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हम आपको 2 मिनट के अंदर थोड़ा से सिखाएंगे और आसानी से आप सीख पाएंगे। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा, भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान की पालना करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का क्या करें? सम्मान करें। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारा ये दायित्व बनता है कि जो चीज़ें हमें दी गई हैं, हम संविधान की पहले तो पालना करें, संविधान के अनुसार हम क्या करें? चले। और जो संस्थाएं हैं, जो आदर्श हैं, संस्थाएं का तात्पर्य यह है कि जो हमारे देश को चलाने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं, जो हमारे देश को संचालित करने के लिए बनी हैं, उनका हम क्या करें? उनका हम रख रखाव की जिम्मेदारी अपने पास रखें तथा उन संस्थाओं के बारे में हमारे मन में अच्छी सोच विकसित हो, तथा हम क्या करें? राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ये नहीं कि राष्ट्रीय गान हो रहा, तुम टूटही साइकिल लिए घूम रहे हो, बगल से आ रहे हो जा, अरे कम से कम राष्ट्रीय गान हो तो राष्ट्र का क्या करना है? आपको सम्मान करना है। 52 सेकेंड के लिए आप सावधान मुद्रा में वहाँ पे खड़े हो जाएं, ये आपका पहला मौलिक कर्तव्य बनता है। अगर आप नहीं भी मानोगे तो किसी का अपमान, तुमको कोई थोड़ा कहेगा कि राजा बाबू जा रहे हैं, तुम राजा बाबू बनो चाहे राजी बाबू बनो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप मानते हो तो राजा बाबू हो। क्यों हो? क्योंकि आप मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हो। लेकिन अगर तुम चले जा रहे हो, मार आइडिया ठीक है ना, रुक भाई राष्ट्रगान करे कहाँ हो जाई, इससे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन आप एक देश के अच्छे नागरिक नहीं
नहीं माने जाएंगे। क्लियर है ना। तो पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य हमारा यह है कि उन संस्थाओं को, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय ध्वज का हम क्या करें? सम्मान करें। यही हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में हम सजो के रखें। दूसरा क्या है? जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जिन्होंने किया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे अस्फाउल्ला खां हो, जितने भी नाम लिए जाएं उतने ही नाम क्या हैं? कम हैं। उनके आदर्शों को हम अपने हृदय में सजो के रखें। ये ना कहें कि महात्मा गांधी ऐसे थे, भगत सिंह ऐसे थे, सुभाष चंद्र बोस ऐसे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने मौलिक कर्तव्यों का हनन करते हैं। तो हमारा आपका दायित्व है कि हम क्या करें? उन आदर्शों को अपने हृदय में सजो के रखें जिन्होंने हमें आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया है। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या था हमारा? संस्थाएं राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का क्या करें? हम सम्मान करें। दूसरा, उन लोगों को हम अपने मन में सजो के रखें जो देश के लिए अच्छा कार्य करके गए हैं। क्लियर हो? दोनों क्लियर है। तीसरा है देश के सभी नागरिक एकता, अखंडता और संप्रभुता की क्या करें? रक्षा करें। देश की एकता को हम बनाए रखें। देश की एकता का तात्पर्य यह है कि हम आपस में भाईचारे की भावना से रहें। आपस में हम ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, बाकी हम सब क्या हैं? आपस में भाई भाई। इस मनोभाव से हम कार्य करें, ये भी हमारा दायित्व बनता है। अगर हम लड़ते रहेंगे, अगर हम क्या है झगड़ते रहेंगे, तो ना तो हमारा देश आगे जाएगा, न मैं स्वयं आगे जाऊंगा। इस भाव से हमें कार्य करना चाहिए। तो हमारा तीसरा क्या बना मौलिक कर्तव्य? देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सम्मान के लिए ऐसा हमें करना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर संस्कृति है। क्लियर है ना। दुनिया हमसे क्या करता है? दुनिया हमसे सीखता है। दुनिया को हम सिखाने वाले हैं। अगर हम आपस में लड़ गए तो ये फिर संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? देश की। चलें, अगर आपको ना याद हो तो हम आपको बताएं कि कहीं भी जा रहे हो राष्ट्र का सम्मान करें। कहीं साइकिल से जा रहे हो, क्या करें? राष्ट्रगान का हम सम्मान करें तथा महात्मा गांधी को कभी गाली हम ना दें। पहला समझ में आया? साइकिल से जा रहे हैं, टेढ़ाए मिढ़ा के ना जाएं, सीधा देखें राष्ट्रगान हो रहा तो रुक जाए। दूसरा, महात्मा गांधी को हम कभी गाली ना दें। महात्मा गांधी को वैसे भी गाली नहीं देना, नहीं तो जाओगे कहाँ? जेल, क्योंकि वो हमारे देश के निर्माता हैं और देश को उन्होंने आज़ाद करवाया है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो मौलिक कर्तव्य नहीं, उसके ऊपर ऐसे कर्तव्य लगेंगे कि जीवन भर कहाँ जाएगा वो? जेल। तीसरा है देश के नागरिक एकता, अखंडता, यानी कभी हम लड़े ना। पहला याद रखना है, हमें सम्मान करना है राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का। दूसरा क्या है? उन आदर्शों को अपने मन में रखना है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। तीसरा हमें क्या है? कभी किसी से लड़ना नहीं है। चौथा, देश की रक्षा करें। चौथा क्या है मां? चौथा हमारा है देश की क्या करें? हम रक्षा करें। अगर कभी आवश्यकता पड़े तो देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए हमें तुरंत सीमा पे पहुंच जाना है। ये हमारा क्या है? चौथा मौलिक कर्तव्य। यानी आर्मी में जाना है तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है? चौथा। ठीक ना? क्यों खाली नरेंद्र मोदी वहां से कह दे खतरे में है तो फिर यहाँ चाहे सो ही रहे हों, लेकिन हम देश की रक्षा के लिए तुरंत तत्पर हो जाएंगे। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? देश की रक्षा आप सब करोगे? हमें पूरा विश्वास है आप देश की रक्षा ही नहीं बल्कि एकता और अखंडता की भी आप रक्षा करेंगे। अगली बात है देश में समरसता व समान मातृत्व की पालना करें तथा अगर ऐसी कोई प्रथाएं समाज में आ रही हैं तो उनका हम क्या करें? विरोध करें। यहाँ पे एक शब्द है समरसता का और मातृत्व का विकास, यानी आपस में हम प्रेम के भाव से रहें तथा महिलाओं को हम एक अच्छे आदर्श के भाव से देखें तथा मातृत्व का भाव अपने मन में रखें। कैसा भाव रखें? मातृत्व का। मातृत्व के भाव का तात्पर्य यह है कि जो भाव हम अपनी माँ के प्रति रखते हैं वही भाव हर एक नारी के प्रति, हर एक लड़की के प्रति अपने भाव को हम प्रेजेंट करें।
मन में ये भावना हो कि ये लड़की है। जैसे हम बस में यात्रा करते हैं कि नहीं, बस में यात्रा करते हैं और यात्रा करने के दौरान एक लड़की आई बैग लिए खड़ी है, तुम एकदम चौड़िया आए कि कहा हो बैठे हो, खड़ी रहा तो का करे देखबे ना करियो। वो चाहे पर एक लड़की गई, एक औरत गई, उसने क्या रखा है अपने गोद में, क्या रखा है एक लड़का, वो चूं चूं रो रहा है, लेकिन तुम इतने बेकार हो यार कि तुम उठ भी नहीं सकते हो। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्यों का क्या हो रहा है, वो चूं चूं नहीं पिपीरी बजा रहा है 1 घंटा से, और पिपीरी बजा रहा, बजाने दो उसको, तुम्हें पर कोनो फर्क नहीं, तुम वाह वाह कर रहा हो। भाई अगर बगल में आपने देखा हो, आप बस से जाते हो ना, बस से जाते हो नहीं जाते हो, बस में 3 लोग बैठे होते हैं, तो एक लोग जो खिड़की की तरफ बैठा होता है एकदम, वो कोई जो है उल्टी नहीं होती, कुछ लोग यात्रा करने के दौरान उन्हें उल्टी आती है कि नहीं, तो वे वाह वाह करी है, बीच वाला तो बगलों वाला वाह वाह करा थे, इसलिए करता है यार अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं तुम यहाँ से इधर आ जाओ, दिक्कत हो जाएगी ना, यानी प्लेसमेंट में उसको दिक्कत आएगी। तो उसने भी और जोर जोर से पूरा वाह पूरी तरह से बाहर झूठिन के, फिर क्या हुआ, इससे क्या होता है, हमारे मातृत्व के भाव क्या होते हैं, सही नहीं। ओवरऑल आपको ये समझना है कि हम अपने मन में ऐसे भाव को बना के रखें, अपने मन में ऐसे भाव को हम बना के रखें जो मातृत्व के खिलाफ ना हो, तथा माताओं को आगे ले जाने के लिए हमें सदैव क्या है, तत्पर रहना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रथा आती है जो हमारे मातृत्व के विरोध में है, हमारे माताओं के विपरीत है, तो हमें ऐसे संस्थाओं का, ऐसी प्रथाओं का क्या कर देना है, त्याग कर देना है, क्योंकि हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि क्या है, मातृत्व के विकास के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। कैसा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा है, 5वां। पहला क्या था, ऐसे नहीं पूरा बताना, ये समझो कि राष्ट्रगान का सम्मान। दूसरा, महात्मा गांधी को कभी गाली नहीं देना। तीसरा क्या है, आपस में कभी लड़ना नहीं। चौथा क्या है, देश की रक्षा के लिए आपकी ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही है। उसके बाद 5वां क्या है, हाँ न याद रहा कि माताओं को सीट दे दो बस में, माताओं को सीट दे दो बस में। जब 6 बार क्या करे, उल्टी करे, कुछ भी आप याद कर लीजिए, क्लियर ना। तो 6 याद हो गए कि नहीं, और आपको लास्ट वाला 11वां याद ही है। 11वां क्या है, प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व है कि अपने बच्चों को कहाँ भेजे, वो स्कूल में। आगे चलें, आते हैं 7वां, देश के सभी नागरिकों का यह भी दायित्व है नदी पर्यावरण की क्या करे, रक्षा करे। जबकि हमारे अनुच्छेद 48 का में इसका वर्णन किया गया है, ठीक ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो हमारा जो 7वां है वो देश के सभी नागरिकों का यह दायित्व है कि नदियों की क्या करें, हम सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये गंगा नदी में आप स्नान करने जाते हो तो ये मत समझिए गंगा में गए बहुत दिन के अलावा शैम्पू ले ले। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, शैम्पू लेन पता नहीं कौन लोग पुरानी कंपनी ले लीन हो, कौन सी नई कंपनी चल रही है, पता है कौन सी चल रही है, अरे कुछ नहीं पता, डब ले लियो। यही बहाने इस चैनल से डब का प्रचार भी हो जाएगा, ठीक ना। तो डब ले लिया, कोई भी आप ले लिया, XYZ ले लीजिए, मान लिया X ले लिया, क्या ले लिया, X शैम्पू लेन में गए, खोल के खूब आराम से लगा के नहा रहे हैं, लगा के नहा रहे हैं, चाहे वो 20 साल से ना नहाए हो, लेकिन आज लोगों को दिखा रहे हैं आप तो हम शैम्पू से नहा रहे हैं, क्लियर है ना। अब क्या हुआ, शैम्पू से तो नहा रहे हैं, लेकिन हमारे देश का पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। हमारी गंगा ऐसी पवित्र नदी को हम क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, यानी हम अपने मौलिक कर्तव्यों का हनन कर रहे हैं। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारा ये दायित्व है कि गंगा को बचा के रखें, संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि ये गंगा क्या है, हमारी माँ है। गंगा हमारी माँ जैसी है, क्योंकि इसने क्या किया, बहुत सारे जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता था वहाँ पानी पहुँचाया, और बहुत स्थानों पे क्या किया, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन किया। बाकी आप जानते ही हैं। तो हमारा क्या था, 7वां क्या था, सभी नागरिक क्या करें, पर्यावरण और नदी जैसी चीज़ों को क्या करें, सुरक्षित रखें। ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 7वां। 8वां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करें, विकसित करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि भारत का हर एक बच्चा बजरंगबली है और भारत का हर एक बच्चा वैज्ञानिक है, क्लियर है ना। भारत में इतनी ज़्यादा प्रतिभा है जिसको हम बयां ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। तो हर एक बच्चे का यह दायित्व बनता है कि अपने मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करे, ताकि देश की
देश की सुरक्षा में, देश की वृद्धि के लिए और देश की समृद्धि के लिए अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके। क्लियर है ना? तो हमारा दायित्व क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें। पहले तो गंगा बचाओ। क्या बचाओ? गंगा। गंगा बचाए के बाद क्या विकसित करोगे? वैज्ञानिक। अच्छा, गंगा को हम बचाएंगे कैसे? वैज्ञानिकों की सहायता से। गंगा को हम कैसे बचाएंगे? वैज्ञानिक तुमका सलाह न दें कि या करो तो कैसे बचे हो, क्योंकि आर्सेनिक की मात्रा बहुत सारी चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे गंगा को बचाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से, वैज्ञानिक क्रियाकलापों के माध्यम से गंगा को बड़े आसानी से हम क्या कर पाते हैं? बचा पाते हैं। तो आपका जो क्या था, 7वां क्या था? 8वां क्या है? अच्छा, 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर आप ना याद कर पाए तो एक हमारी बात सुन लीजिए, सदैव के लिए याद रहे। जब कक्षा 8 में बच्चा होता है ना, तो सोचता है यार हम वैज्ञानिक बनेंगे। क्या बनेंगे? सोचता है कि नहीं? क्योंकि वह इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में कम रुचि लेता है वहाँ पे साइंस में रुचि। किस में लेता है? साइंस में रुचि लेता है। तो कक्षा 8 का बच्चा क्या सोचता है? हम वैज्ञानिक बनेंगे, APJ अब्दुल कलाम के आदर्शों पे हम चलेंगे। तो ये हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है कि हम क्या करें? वैज्ञानिक बने। 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है? बनोगे वैज्ञानिक। किस साल में? 8 में जब पढ़ रहे होंगे तब। तो 7वां क्या होगा? नदी को बचाना है। 7वां क्या होगा? नदी को बचाना है। आगे चलते हैं। 9वां, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें। राष्ट्र की संपत्ति की क्या करें? हम रक्षा करें। राष्ट्र की संपत्ति की क्या करें? हम रक्षा करें। ये नहीं है कि रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और वहाँ वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो कहेगा फोड़ो। क्या करो? इसको फोड़ दो। ये काम नहीं करेगा, फोड़ दो। सरकारी अस्पताल में गए, पंखा नहीं चल रहा है, बैठे हो तो गुम्मे से टीक रहे हो। तो ये क्या है? देश की संपत्ति का क्या कर रहे हैं आप? हनन कर रहे हो। भाई, देश की संपत्ति को बचा नहीं रहे हैं आप, बल्कि उसका क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। सभी अपनी क्या है? अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करें। हर एक व्यक्ति का दायित्व है, हर एक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे कि वो किस लायक है। अगर वो पान बेच सकता है तो पान बेचे, अगर रिक्शा चला पा रहा है तो रिक्शा चलाए, ट्रेन चला पा रहा है तो ट्रेन चलाए, और आसमान में अगर वो एरोप्लेन चलाने की क्षमता रखता है तो एरोप्लेन चलाए। हर एक व्यक्ति, ना कोई व्यक्ति छोटा है ना कोई व्यक्ति बड़ा है। अगर आप सफाई कर्मचारी हैं तो मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने उस कार्य को करें और अपने उस काम को सही अंदाज में करें ताकि देश विकास और समृद्धि कर सके। और 11 हमारा मौलिक कर्तव्य है। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य यह है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया। और 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये हमारे 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। और 2002 में किसकी सरकार थी भाई? किसकी थी? शांत होकर सुनिए हमारी बात को। 2002 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की थी। मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन। और ये समिति भी कैसी थी? कांग्रेस की। ये समिति कैसी थी? कांग्रेस की। सरदार स्वर्ण सिंह क्या थे? कांग्रेसी थे। और उस समय भी सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। यानी कि उस समय जो सरकार ने नहीं कर सका उसको किया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो बोलो, पूरा क्लियर हो गया? 1-2 मिनट हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहली बात बताइए, हमें भाग 4 का क्या नाम है? क्या नाम है? कहाँ से लिया गया है? किस अनुच्छेद में है? कौन सी समिति इसको लेके आती है? कब आता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको नहीं अच्छी लगी है तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये एक हमारी छोटी सी कोचिंग है जिसके माध्यम से हम कुछ आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम देश की भागीदारी